नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आज से मेरे साथ में आप यूपीपीएससी लेक्चरर और एई एग्ज़ाम के लिए जनरल हिंदी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सिलेबस दे रखा है प्रॉपर। यूपीपीएससी ने अपने लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस उसको देखते हैं। उसमें हमें ये सारे टॉपिक 1 से लेकर 14 तक हमें दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आने हैं जिसमें 75 मार्क्स के जो रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, जो एई में भी वही सेम है और लेक्चरर वाले में भी। ठीक, दोनों में यही सेम पैटर्न फॉलो किया गया है और सिलेबस भी आपका लगभग सेम ही रहता है, कोई भी अंतर नहीं रहता। ठीक, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज से पढ़ना। एक एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, जिसके क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, क्विज़ भी करवाया जाएगा। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इसके क्विज़ भी डेली होते रहेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी चलती रहे और इनको पढ़ते भी रहिएगा। और ज़्यादा अपने पास से आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप एक बुक खरीद लाइएगा अपने पास से। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की। उसमें आपको पुराने ओल्ड ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारे, जो यूपीपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाते हैं, उनसे आप उसको भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन इतने अच्छे से हो जाएंगे, देखेंगे आप कि आप वहाँ पर 25 में जो है 22, 20, 22, 23 इस तरह से आप क्वेश्चन वहाँ पर करके आएंगे और आपके एकदम आराम से सही हो जाएंगे। ये कोई भी बहुत टफ नहीं है। बस हाँ, एक बात, आपकी भावनाओं को हम ज़रूर समझेंगे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जैसे मैं भी हूँ, ठीक, तो जो इंजीनियर है उनको ये सब पढ़ने में बड़ा ही अटपटा लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा उनको, क्योंकि हिंदी पढ़ी नहीं। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इतने साल से ये सब छोड़ दिया तो ये सब पढ़ने पर हमें नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो आपकी ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सिलेबस में दे रखा है जब सामान्य हिंदी, और उसके नंबर भी अच्छे खासे हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना भी ज़रूर पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। एक एक चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। अब जैसे कि हम अभी आज पढ़ाना आपको संज्ञा शुरू करेंगे सबसे पहले। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ सबसे आखिरी टॉपिक क्यों उठाया। वैसे भी जो सब बैक बेंचर रहते हैं ना, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए हमने उठाया। ये सारे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बैक बेंचर बैठे हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम इंजीनियर, तो इनको उठा के इनको पढ़ाएंगे पहले, जिसमें और आगे वाले जो रहते हैं वो तो फिर रटने वाला रहता है। इसको हम समझ समझ के ज़्यादा नहीं समझ सकते, ये रटने वाले हैं, तो इसलिए इनको छोड़ते हैं। आपको ये चीज़ जो रहती है हिंदी में, आपके वर्ण, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको सबसे पहले अगर हम पढ़ाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ही देख के कहेंगे यार बहुत बस मज़ा नहीं आ रही, ये सारे टॉपिक छोड़ देंगे और कहेंगे नहीं यार ये बहुत ही टफ पढ़ रहा है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसमें इतनी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बार बार हमें रटना पड़ रहा है और बहुत बार छोड़ना पड़ रहा है। ये सब क्या क्या चीज़ें आ गई इसमें जो हमने कभी पहले सुनी भी नहीं, तो इसलिए हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले। जो आपने इंग्लिश में भी अगर किसी ने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, नाउन प्रोनाउन, ठीक, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक, सिंगुलर प्लूरल, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। इस वजह से इनको थोड़ा और आप अच्छे से समझ सकेंगे और अच्छे से आप इनको कर सकेंगे। ठीक, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले आज संज्ञा शुरू करेंगे और उसके बाद में हम एक एक करके, इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा जो आप ना करें। इसके साथ में ही आपके शाम को एक क्लास और भी आएगी 5 बजे। 5 बजे जो क्लास आएगी वो RO ARO के लिए होगी। ठीक, अब ये RO ARO के लिए तो होगी, लेकिन अब वो अभी क्लास आपको करनी है। क्यों करनी है, देखिए, अलग आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो फिर उसके लिए आपका हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो। बहुत सारी उम्मीद लग रही है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम आपका करवा दिया जाए, क्योंकि चुनाव है। इसलिए आप जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें अपने टेक्निकल पे भी फोकस कर सकें आप, तो इसको एक आराम से आपका धीरे धीरे ये चीज़ें होती चली जाएंगी। उसमें जो आपका ARO का एग्ज़ाम है, वो भी आपका एग्ज़ाम कब है,
5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी सबको पढ़ना है। तो उसमें मैंने एकदम अच्छे से उसको में जो टॉपिक हैं उसमें आते कौन से हैं, पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द आते हैं, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, अनेकार्थक शब्द आता है, और उसके बाद में आपके तद्भव तत्सम आता है, और विशेषण और विशेष उसमें ये है आपका जो उसमें टॉपिक रहते हैं। यही सिर्फ 6 टॉपिक आपके उसमें रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ये आपके खाली उसके सिलेबस में हैं, 60 नंबर के आते हैं। तो ये सभी टॉपिक के जो मैं क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे पीसीएस में और जिनमें भी सब क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें हम आपको ये 5 बजे वाली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते रहेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जैसे 10 पर्यायवाची हो गए, 10 विलोम हो गए, 10 15 20 ये हो गए, वाक्य के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। तो उसमें आपकी वोकैब इस तरह से आपकी वो डेली की आपकी रटती जाएगी। तो इनको आप ये उसमें से जो जो आपको आते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, और जो आपको नहीं आते हैं उनको अपने पास कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आप अगर उसको नोट कर लेंगे अच्छे से अपने पास में, तो उसको आप रिवीजन कर लेंगे। जब भी टाइम मिले 5 मिनट का, आप उसको उठा के रिवीजन कर लीजिए, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। और अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं और डेली आपको हम 80-90 वर्ड अगर देते हैं, मान लीजिए मिनिमम 50 भी अगर मान लीजिए, और आपके पास में अभी टाइम मान लीजिए 70 दिन का ही आपको मिलता है खाली, तो तब भी आपके पास 3,500 शब्द हो जाएंगे। ठीक, 3,500 शब्द आपके पास तब भी होंगे, और इससे ज़्यादा ही हम आपको करा देंगे। 50 नहीं होंगे, वहाँ पर 100 आएगा, और 70 दिन होगा तो उसमें देखेंगे आप कि 70 दिन में आपको 7,000 शब्द जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो आपके तैयार हो गए हैं। तो इससे बाहर आपको उम्मीद करूंगा कि इसमें से बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी के ही सारे एग्ज़ाम और जितने भी बाहर के और अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं सबको इसमें मैं क्वेश्चन सबको शामिल कर लूँगा। ठीक, बाकी जो बची वो रही सही कसर, वो आपको हम टेलीग्राम पे भी कुछ रोज़ डेली को क्विज़ होगा आपका, जिसमें आप क्विज़ को करेंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन इसके मिलते रहेंगे। तो आप यही इस तरह से मैं आपकी मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हों वो भी बिना टेंशन लिए आपके ये इसमें कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से आप जो है पढ़ते रहिएगा। बाकी और जो थोड़ी बहुत बची रहेगी चीज़ें वो आप आदित्य पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पुराने ईयर के दिए हुए हैं। वैसे हम ये सारी चीज़ें करवाते रहेंगे, साथ में ये भी आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से भी करेंगे आप तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी, और आपका सिलेबस भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। ये आपको कुछ भी सोचना ना पड़े और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ही ले रहे हैं। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। हम आज का बहुत सारी बातें आपको इम्पोर्टेंट बता दी, क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए ये सब बातें बताना भी ज़रूरी था। ठीक, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि हाँ आखिर ये संज्ञा क्या चीज़ आई और कहाँ से क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें कहाँ से आई। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हमारा क्या होता है, वर्ण। सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्ण कहिए या अक्षर कहिए। जो सबसे पहले छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटे ये सब काखा गागा अंगा सब ये पढ़ा ना, ये सब आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। अब इन्हीं वर्णों के और अक्षरों या फिर अक्षरों के मेल से दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या होगा, ये आप इनके मिलने से क्या बनेगा, शब्द बनेंगे। इनके मिलने से बनते हैं शब्द। किससे, अक्षरों से या वर्णों से बन जाते हैं हमारे क्या, शब्द बनते हैं। अब हिंदी में लगभग समझ लीजिए आपके कितने हैं, 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के करीब में आपके हिंदी में शब्द हैं। इतने सब शब्द हैं, जिसमें से लगभग 85% शब्द हिंदी भाषा के हैं, बाकी 15% जो हैं वो आपके लगभग विदेशी भाषाओं से ले लिए गए हैं हमारे में। और संस्कृत के बहुत सारे शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पता ही होगा आप सभी को कि हमारी हिंदी भाषा जो है मेनली संस्कृत भाषा से बनी हुई है। तो क्या हुआ, वर्ण से बने शब्द। अब शब्द जो हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें, हमारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों को मिला करके हम जब बनाएंगे तो हमारा शब्दों से मिलकर बन जाते हैं वाक्य।
ठीक, वाक्य बन जाते हैं। अब वाक्य में जब यही शब्द यूज़ किए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। ठीक, पद कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप अगर जैसे कहीं पर भी अभी आप हैं, अभी जब आप नौकरी पा जाएंगे तो आपको पद मिल जाएगा एक, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपका नाम बदल जाएगा एक तरीके से है। तो वही तरीके से यहाँ पर होता है कि जब वही शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और खाली जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं वही शब्द तो उनको क्या कहा जाएगा? हमें लगभग उनको शब्द कहा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि जब स्वतंत्र अवस्था में है तो उन्हें शब्द कहेंगे, जब वह वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में होते हैं। अब जैसे शब्द हैं, अब शब्द किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 2 से 2.5 लाख आपको हमने बता दिया। अब कौन कौन से होते हैं ये सबसे पहले जान लीजिए किससे होता है। सबसे पहले शब्दों के भेद होते हैं, जो आप ये जानिए कि ये उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पे कि इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो मैंने आपको बताया, ये 85% हिंदी के हैं और 15% विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो ये शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तद्भव, तत्सम शब्द होते हैं 1 नंबर। फिर दूसरे नंबर पे होता है क्या? तद्भव शब्द। फिर तीसरे नंबर पे होता है हमारा देशज शब्द। फिर चौथे नंबर पे हमारा होता है विदेशज शब्द। ठीक, इस तरह से हमारे शब्द जो हैं ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर बटे होते हैं। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं वो हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा, सीधे संस्कृत भाषा से हमारे अपने हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे प्रयोग किए जा रहे होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए, हर एक चीज़ का मतलब समझ में आता है हमें उन्हीं के ही शब्दों से। जैसे तत्सम है, तत्सम जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तत् और दूसरा सम। अब सम का मतलब आपको पता होगा कि सभी को कि सम मतलब समान। ठीक, तो उसी के समान जो इस्तेमाल होंगे वही कहलाएंगे हमें तत्सम। मतलब हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव। अब ये मतलब होता है जिनका उद्भव हुआ हो, मतलब जिनका किसी तरीके से वो उनमें बदलाव आया हो, तो वो शब्द जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत की भाषा में जो शब्द थे, जैसे तत्सम समझ लीजिए अग्नि है, अग्नि भाषा ये संस्कृत का शब्द है। तो अब अग्नि से हमारा बन गया क्या? आग बन गया। अब आग जो है इसमें जो है परिवर्तित हो गया। इसके बाद में संस्कृत भाषा के बाद में पाली भाषा और भी सब भाषाओं से होते हुए फिर हिंदी भाषा बनी। तो अब इससे वो घूमते घुमाते फिर बन गया आग। जब ये आग बन गया इसका मतलब रूप बदल गया। अब इसका क्या हुआ? नया रूप का उद्भव हो गया। तो ये शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे? ये हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे आता है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हमें स्रोत का पता ही नहीं होता। स्रोत नहीं पता है ये शब्द आए तो आए कहाँ से, ये हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं लेकिन हमें इनका स्रोत नहीं पता होता कि ये कहाँ से ये हमारी भाषा में आए हैं। तो ये शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। जैसे कि इसमें आपने लोटा कहाँ से आया पता नहीं। ठीक, खिड़की कहाँ से आई ये भी हमें शब्द नहीं पता है। तो इसके ये शब्द जो हैं हमारे देशज शब्द हो जाते हैं। फिर उसके बाद में विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे किससे लिए गए हैं? विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं से जो शब्द आते हैं हमारे, उनको क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक, अब इसमें विदेशज शब्द के एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि विदेशज शब्द जो हैं जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, मराठी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, इन सब भाषाओं से हमारी जो है विदेशी भाषाएं ये सब थी। तो इन सब से हमने बहुत सारे शब्द को लिया है। जैसे अंग्रेजी वाले में है, अंग्रेजी से हमने कलेक्टर ले लिया, कलेक्टर ले लिया। फिर उसके बाद में फारसी से कमर जो है उसको कहते हैं, ये फारसी शब्द है। फिर
अरबी भाषा से लिया गया तारीख। तारीख शब्द जो है यह आपका अरबी भाषा से है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं से, पुर्तगालीज से लिया गया पादरी, तुर्की भाषा से लाश और तलाश, ये सब जो हैं आपके तुर्की भाषा से लिए गए। तो इस तरह से ये शब्द हो गए आपके, क्या होंगे, ये सब आपके विदेशज शब्द हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे अगला नंबर आता है उत्पत्ति के आधार के बाद में। उत्पत्ति के बाद में आता है रचना के आधार पर भी शब्दों को बांटा जाता है। रचना के आधार पर, अब रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। रचना कह लीजिए या फिर इसको बनावट भी कह सकते हैं आप। बनावट के आधार पर भी जो है शब्द 3 भेद के होते हैं। जैसा एक नंबर क्या है, रूढ़ि शब्द होते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द। तीसरा नंबर होता है योग रूढ़ि शब्द होते हैं। ठीक, योग रूढ़ि शब्द हो गए। अब ये 3 तरह के शब्द होते हैं जो कि आपके रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर होते हैं। अब रूढ़ि शब्द किनको कहा जाता है? रूढ़ि शब्द क्या है? कोई भी योग से नहीं बनते हैं, ये समझ लीजिए मूल शब्द हैं। फंडामेंटल आपने पढ़ा जरूर होगा। ठीक, तो ये मूल शब्द हैं, ये बेस हैं। तो इनको, ये शब्द जो हैं इनको तोड़ देंगे आप तो इनका टूटेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर टूट जाएंगे तो उस प्रकार से ये समझ लीजिए रूढ़ि शब्द हो गए। ये आम मान लीजिए, हाथ, इसको अगर तोड़ देंगे 2 भागों में तो हाथ का कोई वजूद नहीं रह जाएगा कि ये कोई शब्द है। आम का भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इसी तरह से है कलम। ये शब्द जो आपके सब इस तरह से हो गए हैं, ये रूढ़ि शब्द हो गए। ठीक, तो ये मूल शब्द हैं एक तरह से, इनको नहीं तोड़ा जा सकता। फिर यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जैसे 2 शब्दों को मिला करके बना दिया गया। ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कंपाउंड वाले शब्द हो जाएंगे। इनको 2 शब्दों से मिला करके बनाया गया तो फिर ये बन जाएंगे आपके यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यार्थी में विद्या और अर्थी 2 शब्दों को जोड़ा गया और ये बन गए आपके विद्यार्थी। फिर उसके बाद छात्रावास 2 शब्दों को जोड़ा गया, आवास को और छात्र जोड़ दिया गया तो छात्रावास जोड़ बन गया आपका। फिर विश्वविद्यालय, ये शब्द जैसे हैं आपके, इनमें जो हैं 2 शब्द जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपके यौगिक हो जाते हैं। फिर ये शब्द हो गए आपके। फिर तीसरा प्रकार आता है जो होते हैं कौन से, योग रूढ़ि होते हैं। जब 2 और 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है और वो अपना अर्थ ही बदल जाता है उसका। 2 शब्दों से मिलकर के बन तो रहा है, ठीक, लेकिन उसके बाद में उसका अर्थ बदल के वो कोई और अर्थ बता रहा है। तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे? वैसे शब्द हमारे कहलाते हैं योग रूढ़ि। जैसे कि पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज होता है कमल। पंकज का मतलब कमल है, लेकिन अब पंक प्लस जा से ये बनता है। अब इन दोनों का जो है इसका मतलब पंक का क्या होता है? कीचड़ होता है। और ये सबसे बेसिक एग्जांपल है जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, कीचड़। और जा का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक, तो फिर अब इन दोनों का अर्थ उसने कीचड़ और उत्पन्न जो है वो दोनों छोड़ करके पंकज का मतलब क्या हो जा रहा है? कमल कहला रहा है। ठीक, फिर इस तरह से ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से इस बात को समझिए कि इसमें क्या होता है, योग रूढ़ि में वह अपना अर्थ बदल के, जो मूल होता है उसको बदल के उसका नया एक अर्थ होता है। फिर यौगिक शब्द कौन से होते हैं? विद्यार्थी, छात्रावास, जो कि शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपके 3 हो गए जो रचना और बनावट के आधार पर होते हैं। ठीक, अब इसमें हम सारे शब्द जो हैं आपके इसी प्रकार से ही होते हैं। कुछ रूढ़ि होंगे, कुछ यौगिक होंगे, कुछ योग रूढ़ि होंगे। आगे बाकी और चीज़ें और भी जैसे जैसे आती जाएंगी हम सभी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। फिर उसके बाद में अर्थ के आधार पर देखिए क्या होता है। अर्थ के आधार पर होता है तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द, ठीक, और फिर समानार्थक शब्द। अब एक चीज़ आपको और सबको बता दे रहे हैं कि सभी लोग ज़रा पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए और इन चीज़ों को नोट ज़रूर कर लीजिए। और जिसमें कुछ बातें आप अगर नोट करते चलेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी। और उसके बाद में
आप बुक से पढ़िएगा ये पढ़ने के बाद में, जिसमें वो आपका एक बार एक टॉपिक पढ़िए तो वो हमेशा के लिए आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। जब पढ़ेंगे बुक से दोबारा और उसके बाद में उसके क्वेश्चन लगाएंगे आप, तो आप बहुत ही अच्छे से आपको वो एक एक टॉपिक तैयार होता जाएगा। आपको आगे बस हल्का हल्का रिवीजन भी करते रहेंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे आपका सभी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। अब इसको समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर ये सारे भेद हैं, ठीक। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा जाता है तो ये सब आते हैं। अब जैसे एकार्थक शब्द कौन से होते हैं, जो हैं एकार्थक शब्द कौन से हैं, जिनका एक अर्थ होगा वो एकार्थक शब्द होते हैं आपके। अनेकार्थक शब्द क्या है, एक ही शब्द होगा उसके दो अर्थ निकल रहे होंगे, ठीक, तो वो अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। समानार्थक शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द जो हैं वो आपके समानार्थक शब्द होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं। विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक। और फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं, इसमें क्या होगा, एक जैसे दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उनकी बनावट जो होगी वो एक जैसी होगी, बनावट एक जैसी होगी, लेकिन उनके दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक, जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपका होगा, दोनों अर्थ जो हैं अलग अलग होंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद में एग्जाम्पल बता देते हैं आपका। अनेकार्थक शब्द का क्या है, अनेकार्थक शब्द जो होते हैं, अब देखिए अनेकार्थक शब्द एक मान लीजिए ले लेते हैं ईश। अब ईश का जो है बहुत सारे मतलब होते हैं, कौन कौन से। ईश मतलब ईश्वर भी होता है, फिर उसके बाद में ईश मतलब राजा भी होता है, स्वामी भी होता है, ये एक से अधिक इसके मतलब हैं, ठीक। स्वामी भी होता है, 11 की संख्या भी ईश कहलाती है, पारा भी कहलाता है, पति को भी जो है वह ईश कहा जाता है। तो इस तरह से आपके ये कौन से हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, ठीक। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। फिर उसके बाद विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, जो विलोम शब्द हो जाते हैं, ठीक। अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं, जो जैसे दो शब्द हैं, अब वो एक ही जैसे बोलने में तो एक ही जैसे आ रहे हैं, लेकिन उनकी बनावट क्या वो एक जैसी होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए प्रकार, अगर प्रकार लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीति, और प्रकार बड़े आ की मात्रा लग गई, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निवारण, ठीक। लेकिन दोनों लगभग एक जैसे बोलने में उच्चारण हो रहा है, लेकिन इनका क्या है वो अलग अलग अर्थ है। इसी तरह से देखिए परुष, परुष कहिए, इसका मतलब क्या होता है कठोर, और पुरुष एक जैसे लगभग उच्चारण है, इसका मतलब क्या होगा मनुष्य, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर विपरीत शब्द के बारे में आपने जाना है होगा, ये तो सभी को पता होता है। एंटोनिम शब्द, विलोम शब्द क्या हैं, ये तो सभी को ही पता रहता है वैसे तो। जैसे कि अब इसमें देखिए बर्बर, बर्बर मतलब असभ्य होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, इसका एक विलोम, ठीक। तो इस तरह से ये शब्द होते हैं। पर्यायवाची तो पता ही होगा सभी को कि एक पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे पर्यायवाची किसी का भी ले लीजिए, सबसे पूछा जाता है आँख, मान लीजिए आँख का पर्यायवाची एक शब्द होगा, जिनके दोनों के शब्द अलग अलग हैं लेकिन दोनों के अर्थ एक जैसे होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द कहा जाता है। तो आँख है, अब आँख का पर्यायवाची देखिए लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, और फिर चक्षु होता है। ये सब जो हैं आपके, सबका मतलब आँख ही है, लेकिन जो है अलग अलग सब शब्द हो गए हैं, ठीक। तो ये सब आपके कौन से हो गए, समानार्थक शब्द हो जाते हैं, ठीक। और एकार्थक शब्द बता ही दिया, कोई भी शब्द होगा उसका एक ही अर्थ होगा तो वो एकार्थक हो शब्द हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके अर्थ के आधार पर। फिर उसके बाद में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, दो तरह के शब्द होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा आपका, एक होता है यहीं से आपका मेन काम शुरू हो रहा है, एक होता है आपका विकारी और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी
ठीक, तो एक विकारी हो गया और दूसरा हो गया अविकारी। अब विकारी में देखिए शब्द में और अविकारी में देखिए क्या है। अब विकारी मतलब विकार, विकार आपने शायद शब्द सुना हो, उम्मीद करता हूँ। अगर विकार आपने सुना है तो उसी से ही विकारी मतलब हो रहा है। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब विकार का मतलब परिवर्तन, मतलब विकारी वो शब्द जो क्या होगा, परिवर्तित हो जाते हैं। जो शब्द परिवर्तन होता है जिन शब्दों में किसी वजह से, या अब ये किस वजह से वो भी अभी आपको बताते हैं, वे शब्द जो परिवर्तन हो जाता है, ठीक, प्रयोग के आधार पर या रूपांतर के आधार पर। ये समझ लीजिए इसको रूपांतर के आधार पर, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जिनमें परिवर्तन हो रहा है वो ये वाले हैं। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा इनमें, ठीक। तो वो कौन से शब्द होंगे, वो अविकारी होंगे। अब विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं, वो उसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, और उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये है आपके क्या हो गए, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी बता दिया परिवर्तन जिनमें होता है। अब ये परिवर्तन होता किन वजह से है, ये परिवर्तन होता है लिंग, वचन और कारक के कारण। ये लिंग, वचन और कारक के कारण जो जिन शब्दों में परिवर्तन होगा या बदलाव होगा, विकास होगा, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। और जो शब्द ऐसे आएंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन शब्दों को क्या कहा जाएगा, ये किस कारण से, यही लिंग, वचन, कारक और वचन के कारण और काल के कारण, ठीक। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी देखिए, विकारी और जिसके आगे आ लग जाता है उसका मतलब ना होता है हिंदी में, तो मतलब जिनमें विकार नहीं होगा वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, देखिए अवयव, अव्यय जो हैं वो सब आपके अविकारी शब्द होते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं, इनमें आपके सब आ जाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और उसके बाद में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अब ये सभी चीज़ें हम आपको एक एक लाइन से एक एक चीज़ें करके पढ़ाते जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, ये सब भी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। और ये सब आप अविकारी शब्द होते हैं, ये सब आपके विकारी शब्द होते हैं। इनमें सब में जो है लिंग, वचन और काल के कारण इनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि वह, तुम, ठीक, बालक। अब बालक है, अब बालक का बहुवचन बन जाता है, लिंग परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और यही जगह आप अविकारी शब्द देखें, आगे, आगे जो है वह नहीं बदलता, ना किसी लिंग, वचन, कारक और काल के लिए किसी के लिए भी आगे नहीं बदलेगा, पीछे ये भी नहीं बदलेगा, ऊपर, ये सब चीज़ें शब्द ऐसे हैं जो नहीं बदलेंगे। यहाँ ये शब्द नहीं बदलते कभी भी। अभी बालक, लड़का, अब लड़का जो है ये क्या होगा, एक वचन होता है, ठीक। अब इसकी जगह पे हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाता है बहुवचन, ठीक। तो इसका बहुवचन हो रहा है, बदल रहा है, ठीक। तो जब ये बदल रहा है वचन के कारण इसका शब्द, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विकारी शब्द हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ना क्या शुरू करेंगे, हम संज्ञा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। संज्ञा अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक चीज़ हम संज्ञा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ के बारे में सब चीज़ें धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने साथियों को भी इसके साथ में जोड़िए, जिसमें उनका कंप्लीट सिलेबस मैं पूरी उम्मीद करूँगा आपको करवाऊँ और सारा प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से करवा दूँ, ठीक। तो इसमें साथ में अपने साथियों को जोड़िए, ज़रूर शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, और शाम वाली वीडियो 5 बजे वाली भी ज़रूर देखिएगा, ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।